हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट्स पर। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूं एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस का। और पिछले कल जो पेपर हुआ है, इवनिंग शिफ्ट में पेपर था लगभग सभी का। तो पहली चीज यहां पे है कि आपको ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस यूजीसी ने अडॉप्ट की थी पिछली बार, जिसकी वजह से जिन लोगों के ज्यादा परसेंटाइल थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे और जिनके कम थे वो क्वालिफाई हो गए थे उसमें, क्योंकि दोनों शिफ्ट का इन्होंने एक एवरेज निकाला था और उसके आधार पे नॉर्मलाइजेशन किया था और वो बहुत से स्टूडेंट को फेयर नहीं लगा था। और यही बिहार मूवमेंट आपने देखा होगा, तो वो भी लगभग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लगभग खिलाफ है। तो आपको इससे छुटकारा इस बार मिल गया है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। अब इंपॉर्टेंट एनालिसिस पे अगर मैं यहां पे आऊं, उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जून 2025 का एनटीए नेट का कोर्स अवेलेबल है क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन पे। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। एक एक करके हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। कैसा पेपर था, क्या उसकी क्वालिटी थी, और उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको लगभग कितने परसेंट की जरूरत पड़ेगी, कितने मार्क्स आपके आने चाहिए, या फिर कितने प्रश्न आपके ठीक होने चाहिए। तीसरी चीज यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके सोर्सेज क्या होंगे, जो वहां पे क्वेश्चन पूछे गए थे, किन किताबों से वो क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगर अगली बार आपको नेट क्वालिफाई करना है या फिर इसी बार आप चाह रहे हैं कि इस बार क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, वो सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। साथ में अपने जो वन लाइनर है उसका भी एनालिसिस आपको दूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें अगर आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड होती है मेरी वीडियो से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 में कुल 4 से 5 प्रश्न आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे। मैंने भी एग्जाम दिया था, सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा। लेकिन आप लोग इस चीज को अन्यथा ना ले। एग्जाम मैंने इसलिए दिया था ताकि मुझे पता लगे कि एनटीए का पैटर्न अभी क्या है, क्या उसमें कोई चेंज है, क्या अपग्रेड हुआ है या डाउनग्रेड हुआ है, और एग्जाम प्रेशर किस तरीके का स्टूडेंट्स पे रहता है आज के टाइम पे। 3 घंटे में कैसे आप एग्जाम को वहां पे करते हैं। तो वहां पे मेरा कोई नेट जेआरएफ का कोई मकसद नहीं है, तो अधिकतर क्वेश्चन को मैं अनमार्क करके आया हूं। तो उससे आप लोगों को कोई मतलब आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक टीचर जब तक खुद को अपग्रेड नहीं करेगा तब तक वो अपने स्टूडेंट को भी अच्छे से नहीं बता पाएगा। यही मेरा मकसद था। तो पूरा एनालिसिस मैंने किया है एग्जाम का। पेपर 1 में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे, हमारे काम के नहीं थे। एक तो परमाणु विखंडन वाला आ गया था कि परमाणु विखंडन की प्रोसेस क्या है। पहली बात तो हम लोग इंजीनियर नहीं है, हम लोगों को साइंटिफिक प्रोसेस का पता नहीं है। दूसरा कंप्यूटर के इंजीनियर जो काम करते हैं वहां से प्रश्न आया था। मतलब वो भी काफी मैं कहूं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी नहीं था, वो हार्डवेयर कनेक्टिविटी कैसे एक इंजीनियर करता है उससे रिलेटेड प्रश्न था। और कुल मिला के बात करूं, पेपर 1 का जो लेवल था वो टफ था। उसको इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, वो टफ था। डेटा इंटरप्रिटेशन जब हम देखते हैं, हाँ मैंने वो डेटा इंटरप्रिटेशन जब सॉल्व किया, लगभग मुझे 12 से 13 मिनट लगे। पूरा मैं उसका वो देख रहा था। हालांकि मैंने जो पेपर पूरा चेक करके 20 मिनट्स बचे थे मेरे पास, तो 12 से 13 मिनट लगे। उसमें रीजन क्या था, उसमें एक तो पूछा था परसेंटेज। 7 राज्य थे, 7 या 6 राज्य थे। उसमें गरीबी रेखा से नीचे 20%, 15%, 22%, 28% पहले कॉलम में दिया था। दूसरे कॉलम में दिया था बीपीएल से नीचे, लेकिन वो रेशो में दिया था, अनुपात में दिया था मेल फीमेल का। और उसके बाद बीपीएल से ऊपर तीसरे कॉलम में दिया था कि बीपीएल से ऊपर इतने हैं। इस तरीके से अगर हम उसको देखें
तो आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो कैलकुलेटिव था। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट फॉर्मूलाज पता थे, हालांकि हमने अपनी क्लासेस में वो सब किया है पहले भी, तो अगर आपने शॉर्टकट उसका अडॉप्ट किया है, तब भी मैं बोल रहा हूं मुझे अगर 12 से 13 मिनट लग रहे हैं तो आपको भी मिनिमम, अगर तो ऐसा जरूरी नहीं कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूं या फिर, लेकिन आपको भी कम से कम 10 मिनट तो लगे ही होंगे या इतने लगने ही चाहिए। तो आपको कम से कम लास्ट में 15 मिनट तो रिजर्व करने थे डीआई के लिए। दूसरा, उसमें जो पैराग्राफ था, पैराग्राफ से जो क्वेश्चंस थे, पैराग्राफ पेपर 1 पेपर 2 दोनों का पैराग्राफ बहुत ही ज्यादा इजी था। 5 आउट ऑफ 5 आपके वहां पे आने जरूरी है, क्योंकि उतना मुश्किल वो पैराग्राफ नहीं था, इसलिए मैं ये चीज आपसे कह सकता हूं। सेकंड थिंग, अगर मैं कहूं रिसर्च के क्वेश्चन कैसे थे, रिसर्च के क्वेश्चन, एक प्रश्न तो मैं कहूं कि मेरे भी सिर से ऊपर से गया, एक प्रश्न ऐसा था। हालांकि बाकी के जो 3 प्रश्न आए थे वो इजी प्रश्न थे, मॉडरेट थे, लेकिन लैंग्वेज उसकी थोड़ी सी टफ थी। इंडियन लॉजिक फिगर से क्वेश्चन आया था, ठीक है। फैलेसी से 2 प्रश्न थे, और वो जो प्रश्न थे इजी थे, क्योंकि अगर आपने बेसिक्स उसके पढ़े हैं तो आप आसानी से आपने उसका उत्तर दे दिया होगा। एक आपका आया था लाइक रीजनिंग से जो प्रश्न आया था कि 4 दोस्त ABCD है, वो आपस में ताश खेल रहे हैं, एक ए अगर C को 8 पत्ते दे देता है तो उसका D के बराबर हो जाता है, ऐसा प्रश्न था। तो उसको वो थोड़ा मतलब ठीक था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन हाँ इजीली आप उसका आंसर निकाल सकते थे। सीरीज वाला तो बच्चों वाला खेल था, उसमें 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 का गैप देखना था, 48 के बाद 15, और उस तरीके से आपका आंसर आना था। रीजनिंग से प्रश्न ऑलमोस्ट ठीक थे। इंडियन लॉजिक से भी क्वेश्चंस मुझे ठीक लगे। लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न थोड़े से टफ थे, मतलब थोड़े से टफ आप कह सकते हैं अगर आपने बेसिक्स उसका अच्छे से नहीं पढ़ा है। कंप्यूटर के प्रश्न ठीक थे, एक आधा क्वेश्चन उसमें काफी मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था कंप्यूटर में भी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, वो ही वैसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। हायर एजुकेशन से एक आधा प्रश्न आया था, और जैसे आई थिंक हंटर कमीशन से आया था कि वो किसके टाइम पे आया, इस तरीके का प्रश्न था। और टीचिंग एप्टीट्यूड से साइकोलॉजी के प्रश्न थे, बहुत ही सिंपल थे, कॉमन सेंस बेस्ड। लेकिन वहां पे भी जब मैं इंग्लिश वर्जन को देख रहा था और हिंदी वर्जन को देख रहा था, उसमें थोड़ा सा डाउट आता है, क्योंकि इंग्लिश वर्जन का और हिंदी वर्जन का उसमें लैंग्वेज में बड़ी प्रॉब्लम है। इंग्लिश वाले इजीली समझ पाएंगे और हिंदी वालों के लिए शब्द ऐसे यूज किए हैं जो कि काफी टफ लगा, ठीक। और पेपर टू बहुत ही उसका जो लेवल है डाउन कर दिया गया है। अब मुझे नहीं पता कि मुझे लग रहा है या सच में डाउन हुआ है, और अगर सच में डाउन हुआ है तो पेपर टू मेरिट को बढ़ाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जब मैंने उसको देखा, एनालिसिस किया, लगभग मैंने 70 मिनट्स के अंदर, 70 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पेपर चेक किया, एनालिसिस किया उसका। इंडियन पॉलिटी से 15 प्रश्न आए हुए थे, 15 प्रश्न जो थे वो आपके किससे थे, इंडियन पॉलिटी से। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से फोकस इन्होंने हटा दिया है। थ्योरीज के भी क्वेश्चन थे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कंपैरेटिवली कम थे, इंडियन पॉलिटिक्स के प्रश्न ज्यादा थे। ज्यादा एनालिसिस पे नहीं जाएंगे, अभी क्वेश्चन पेपर जैसे आएगा, आंसर की आएगी तो हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, 1 या 2 घंटे का, हो सकता है ज्यादा भी टाइम लगे, क्योंकि जिस पेपर को 3 घंटे आपको दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए अगर आप आधे घंटे में 1 घंटे में कर लो तो वो मुझे नहीं लगता कि फेयर है, क्योंकि उसको अच्छे से समझना होता है। क्योंकि मैंने पिछली बार भी बोला था, पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको एनालिसिस किया और उसके आधार पे हम देख पा रहे हैं कि इस बार के जो प्रश्न आए हैं वहीं से आए हैं, वहीं से मतलब थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रश्न आए हैं, ठीक है।
तो पेपर 2 का लेवल अगर आपके 70 प्रश्न ठीक हो रहे हैं, 70 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 अगर आपके ठीक हो रहे हैं, आप अच्छी स्थिति में हैं, आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि पेपर 1 तो सभी का टफ था, लेकिन मेरिट जो बनाएगा वो पेपर 2 बनाएगा। पेपर 1 में भी आपके 25 या उससे ऊपर होना जरूरी है, लेकिन पेपर 2 यहां पे इजी था। मैं कह रहा हूं मेरे जो वन लाइनर क्वेश्चन थे 72 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, 100 में से 72 क्वेश्चन मेरी एक पीडीएफ से आए हैं, एक ई बुक से आए हैं, वो है 6000 वन लाइनर की पीडीएफ। और ये चीजें मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, आपको एक एनालिसिस दूंगा पूरा, आपको मैं बताऊंगा कहां कहां से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। 72 क्वेश्चन मैंने वहां पे देखा, क्योंकि वन लाइनर मुझे पूरे अच्छी तरीके से याद है। और वन लाइनर अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा आप उसकी वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप पीडीएफ ले लेते हैं उसको थोड़ा याद करना मुश्किल होता है, क्योंकि फैक्ट दिए हैं वन लाइनर में, लेकिन वीडियो में उसको एक्सप्लेन किया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका कोर्स भी एप्लीकेशन पे है। मैं ये प्रचार के लिए नहीं कह रहा हूं, आप रियली में जब उसको देखेंगे वन लाइनर को तो आपको पता लगेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी आपको क्या करना है अगर आपने अगले सेशन में क्वालिफाई करना है नेट? पहली चीज मैं बोलूंगा कि आप ज्यादा कॉन्सेप्ट में ना जाएं। असर्शन और रीजन से एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिला है। जो कह रहे थे कि पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, एक भी क्वेश्चन असर्शन रीजन से नहीं था, एक भी प्रश्न स्टेटमेंट से नहीं था। क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा फैक्चुअल था। और ऐसे प्रश्न आपके पीजीटी में आते हैं या फिर सेट में भी, आई होप इससे थोड़े ज्यादा टफ लेवल के आते हैं। आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं कहूं फैक्चुअल था। कॉन्सेप्ट का कोई लेना देना नहीं, मार्क्सिज्म फासिज्म या फिर उससे प्रश्न आए थे, लेकिन वो भी फैक्ट से ही रिलेटेड थे। तो अभी मैं आपको कहूं कि आप वन लाइनर फॉर्मेट पे चलें। अगली बार हो सकता है थोड़ा सा ये लेवल को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन पेपर लगभग ऐसा ही रहेगा। और पेपर 1 पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। पेपर 1 पे डीआई मैं बोलूं फ्री के नंबर है, क्योंकि मैंने 12-13 मिनट में देखा कि मेरे 5 के 5 प्रश्न ठीक होंगे, उसमें कहीं पे भी कोई भी लूप होल नहीं रहता है। रीजनिंग के क्वेश्चन 100% आप ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। आपका पैराग्राफ वो तो 5 नंबर फ्री के हैं, सिर्फ आपने 2 से 3 मिनट या फिर 4 मिनट वहां पे इन्वेस्ट करने हैं अच्छे से केयरफुली पढ़ने के लिए। उसके बाद बचा आपका इंडियन लॉजिक। तो इंडियन लॉजिक से अभी भी प्रमाणा से क्वेश्चन आए थे। बुद्धिज्म क्या बोलता है प्रमाणा के बारे में, जैनिज्म क्या बोलता है। तो सिंपल सा हमने पहले ही बताया था, प्रमाणा क्या है, उसमें से प्रत्यक्ष क्या है, शब्दा क्या है, वो सारा हम पढ़ चुके हैं पहले ही पेपर 1 के अंदर। उसको रिवाइज करने की जरूरत थी। आपके फिगर से जो क्वेश्चन आए थे बहुत ही इजी था। ए ई आई ओ वो देखना था आपने, और उसके बाद उसका फिगर किधर को बन रहा है वो देखना था। पहली आकृति, दूसरी आकृति, इजी था। आपको थोड़ी सी चीजें रिवाइज करनी थी। तो मेरी सजेशन यही है, अगर आपका पेपर 2 ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके ठीक है, तो आप उसके फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करें। वन लाइनर फॉर्मेट आप उसका अडॉप्ट करें। और पेपर 1 को आपको डीपली एनालिसिस करने की जरूरत है, डीपली उसको समझने की जरूरत है। रिसर्च को अच्छे से समझिए, डीआई की प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। आपका इजीली जीआरएफ हो जाएगा, वो भी हाई रैंक के साथ। आपका कोई भी प्रश्न हो, आपका कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप अगर जून 2025 के लिए मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें लिमिटेड सीट्स हैं, ओनली 50 सीट्स हैं। उनमें से 6 सीट्स तो अभी भर गई है, 44 सीट्स आपकी बचती हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। और मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि अभी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट के साथ, उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि आप अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं कि वन लाइनर से कहां कहां से प्रश्न आए थे, ताकि आपको उसके बारे में कोई डाउट ना रहे
कि मैं कहीं हवा में बोल रहा हूँ कि 72 क्वेश्चन, वो भी 250 पेजेस में से, 250 पेजेस की PDF है, उसमें से 72 प्रश्न आ गए। दूसरी किताबें अगर आप पढ़ लोगे उसमें से आप इतने फैक्ट अगर ढूंढोगे तो आपको मे बी 1 साल पूरा लग सकता है, लेकिन ये अगर आपने पढ़ लिया तो आपके बहुत ही काम का है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।